वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2। चैप्टर 2 का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। पहली चीज है पोटेंशियल क्या होता है, और एक और नई टर्म सीखेंगे कैपेसिटेंस। ये भी जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट था, ध्यान से समझिएगा बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट था, इट वाज द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो स्टडी है इसको दो चैप्टर्स में डिवाइड करा गया था, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी। पहली थी फोर्स, के क्यू क्यू बाय आर, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। और दूसरी एक और टर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। अब चैप्टर 1 में थोड़ा सा दिक्कत क्या थी, जो भी टर्म्स हम पढ़ते थे, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ ऑफ देम वर वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्जेस की जो स्टडी है, अगर आप उसको फोर्स की टर्म्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पढ़ते हैं, तो इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि वेक्टर आ जाता है, और वेक्टर्स आप लोग ऑलरेडी समझते हैं, वेक्टर्स में डायरेक्शन देखनी पड़ती है, कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चार्जेस की जो स्टडी है उसको और आसान बनाने के लिए, यानी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है अगर चार्जेस की, या कोई केस है, उसको सॉल्व करने के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसको और आसान बनाने के लिए हम चैप्टर 2 में दो टर्म्स पढ़ेंगे। पहली टर्म होगी पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल होगा यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पढ़ा था वैसे एक टर्म पढ़ेंगे पोटेंशियल, सिंबल होगा वी। इन दोनों में खास बात क्या होगी कि ये दोनों क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज। तो चार्जेस की कोई प्रॉब्लम है, अगर चार्जेस की जो स्टडी है उसको अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की टर्म्स में करते हैं, तो इट बिकम्स इजियर एज कंपेयर टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 की लॉजिक अगर आप यूज करते हो किसी प्रॉब्लम में, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो तो जाएगा वो सॉल्व, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स हमारी चार्जेस की स्टडी को आसान बना। तो चैप्टर 2 में पहले पार्ट में हम आपको ये दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। तो आज की क्लास में दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहां पर स्टैंड कर। जैसे चैप्टर 1 में ये दो टर्म्स कराई थी, एफ और ई, अब यहां पढ़ेंगे यू और बी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। तो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। नए पेज पे हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। अब चैप्टर 2 में पहला टॉपिक जो हम आपको कराएंगे, चैप्टर 2 में पहला टॉपिक जो हम आपको कराएंगे, हेडिंग डालिए, सब हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 11th में, क्लास 11th में मैंने एक लाइन बहुत बार रिपीट करी थी आप लोगों के आगे। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको ये बताया था, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया 11th में दोबारा सुनिए। मैंने ये बताया था कि हम लोगों को एनर्जी खाना खाने से मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड आइटम। हर फूड आइटम में कुछ एनर्जी होती है, कैलोरीज में लिखा होता है, तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। बट व्हाट अबाउट दिस डस्टर? अभी ये डस्टर तो नहीं खाना खाता है, तो इसको एनर्जी कैसे मिलती है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी तब मिलती है जब मैं इसके ऊपर एफर्ट करता हूं, मैं कोई इसके ऊपर वर्क करता हूं, तो मेरे वर्क करने से ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है। एक एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज द ग्राउंड। एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये h हाइट की एक बिल्डिंग है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी नहीं है, अपने आप तो एनर्जी आएगी भी नहीं। तो एक आदमी आता है, वो इस ऑब्जेक्ट को उठाता है।
उठाने के लिए वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, he applies force in the upward direction. और ये फोर्स किसके अगेंस्ट है? कैन समबडी टेल मी, कौन से फोर्स के अगेंस्ट में एफर्ट कर रहा हूँ? ग्रेविटेशन। अगेंस्ट ग्रेविटी। नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी का फोर्स होता है mg, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आदमी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, दिस इज mg अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले जाता है h डिस्टेंस और यहां लाके रख देता है। अब इस प्रोसेस में इस आदमी ने कुछ वर्क करा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया है आदमी ने? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है? h। सर ये लिखना तो नहीं है ना? समझ लो, समझ लोगे, कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं 11th का। तो फोर्स लगाया आदमी ने mg और डिस्प्लेसमेंट करी है h। तो द वर्क डन बाय द मैन इज mgh। अब हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप वर्क करते हैं, जब कोई आदमी वर्क करता है, तो वर्क करने से ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ जाती है। अगर आप किसी चीज के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ जाएगी। और कितनी एनर्जी आएगी? जितना आपने उसके ऊपर एफर्ट करा है। तो अगर आपने वर्क करा mgh, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एनर्जी आ गई है। ये खाना नहीं खा सकता ऑब्जेक्ट, तो इसको खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। इसको एनर्जी तब मिलेगी जब कोई जना आएगा जो इसके ऊपर एफर्ट करेगा, वर्क करेगा। और वर्क हमेशा किसी चीज के अगेंस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्क जो किया जा रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो थोड़ा ना कोई हमें एफर्ट करना पड़ता, तब थोड़ा ना कोई मतलब होता कि हल्का ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी नहीं है, अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। तो जब भी हम वर्क करते हैं किसी चीज के अगेंस्ट होता है। और जितना आप वर्क करोगे, जितना आप वर्क करोगे ऑब्जेक्ट में, उतनी ही एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी को हम बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे ही एक और केस हमने करा था स्प्रिंग। स्प्रिंग का केस, एक आदमी है, ये स्प्रिंग को धक्का दे रहा है, स्प्रिंग को धक्का दे रहा है, कंप्रेस कर। अब स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होना चाहता, वो कंप्रेस होने से रोक रहा है, उल्टा फोर्स लगा रहा है। कोई बता सकता है स्प्रिंग जो उल्टा फोर्स लगाता है क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, तो यहाँ पर ये आदमी जब इसको कंप्रेस कर रहा है तो ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको दबने नहीं देना चाह रहा, वापस जाने की तरफ कोशिश कर रहा, पर फिर भी आदमी एफर्ट कर रहा है स्प्रिंग को दबाने। यहाँ पे आदमी ने वर्क करा था, हमने डेरिवेशन करी थी 11th में, हाफ के। और आदमी के वर्क करने से सिस्टम में एनर्जी आ गई थी कितनी? हाफ के। तो कॉन्सेप्ट समझो बात। कॉन्सेप्ट कहता है फिजिक्स का हमारा कि जब हम वर्क करते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी कितनी आती है? एनर्जी उतनी ही आती है जितना वर्क करा होता है। इस बार इसको बोलते थे इलास्टिक पोटेंशियल, इसको बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट वही है। एनर्जी तब आई थी जब किसी आदमी ने वर्क करा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और एनर्जी उतनी ही आई थी जितना वर्क करा, जितना वर्क करा उतनी। तो अब हमारा जो टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप हेडिंग सुनते ही समझ गए कि हाँ, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यानी कोई आदमी होगा जो वर्क कर रहा होगा किसी चीज के अगेंस्ट, और उसके वर्क करने से सिस्टम में एनर्जी आ जाए। ठीक है ना? तो अभी स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई जना ये बनाना चाहता है तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, इसको जल्दी से बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिए।
ये वैसे लिखना जरूरी नहीं है, ये 11th का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो नाम से आपको समझ में आ गया है पोटेंशियल एनर्जी आई होगी जब किसी आदमी ने वर्क करा। तो कौन आदमी है, क्यों वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट, देखते हैं। आपके पास एक सोर्स चार्ज है जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चार्ज है स्मॉल क्यू जो अभी बहुत दूर रखा है इससे, मान लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रखा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी, ये यहाँ पे रखा हुआ है इनिशियल। इतना दूर है कि अभी इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखिए, अब एक आदमी आएगा, एक आदमी आता है, इसको धक्का देता है और धक्का देके इसको आगे ला रहा है। धक्का देके धीरे धीरे इन्फिनिटी से डिस्टेंस इनके बीच में कम हो रहा है, मान लेते हैं यहां तक अभी लाया हुआ है। अभी मान लो जो डिस्टेंस है वो कम होकर x हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस x हो। तो जरा यहाँ पे सोचो कि ये आदमी किस चीज के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, कौन कौन, क्या कोई चीज है जो इसको आगे बढ़ाने से रोक रही है, जो ये आदमी इसको आगे ले जा रहा है, क्या कोई जना है, आदमी तो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो मैन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स। सर प्लस चार्ज। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड, सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की, इलेक्ट्रिक सर कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को आने से रोक रहा हो। तो एक्सटर्नल एजेंट, आदमी का नाम है एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है ये तो ठीक है, इसको इधर लाने के लिए फोर्स तो लगाई नहीं, पर फोर्स जो लगा रहा है वो किसके अगेंस्ट लगा रहा है, ये देखो, ये प्लस क्यू इसको आने से रोक रहा होगा। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू को रिपेल कर रहा होगा। यहां से देखो, ये प्लस क्यू उसको आने से रोक रहा होगा, तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स, कोई जना बता सकता है कि ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू पे इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा? के क्यू बाय K Q upon R स्क्वायर। x square. सर Q by x square, सर के क्यू बाय एक्स, Small q upon में x square. बिना एक्स स्क्वायर नहीं दिमाग, होगा सर, एक्स होगा। आप लोग बिना, आधे से ज्यादा बच्चे बिना दिमाग लगाए आंसर करते हैं। आप लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि फोर्स अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज होती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय आर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लग रहा होगा KQ बाय, अब बहुत बच्चे बोलते हैं आर स्क्वायर, कुछ तो दिमाग लगाओ ना, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, अभी फिगर में शो करा है मैंने, डिस्टेंस इनके बीच में Or x square. तो KQ बाय एक्स स्क्वायर फोर्स होगा। और ये प्लस क्यू इस क्यू को पास आने से रोक रहा है, देखो ये रिपेल कर रहा है दूर की, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एजेंट इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो एजेंट का जो फोर्स होगा उसको मैं बोल रहा हूं FEX, एक्सटर्नल एजेंट, और ये होगा माइनस KQ बाय एक्स। आपको पता है वेक्टर में माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है। Why is this force minus KQ by x square? क्योंकि एजेंट ने जो फोर्स लगाया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट लगाया। ये जो सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है ये उसको रिपेल कर रहा है। ध्यान से देखिए, प्लस क्यू को आने से रोक रहा था, रिपेल कर रहा था, पर एजेंट उसके अगेंस्ट उल्टा फोर्स लगा के उसको वहां से चला के पास ला। तो आदमी ने जो फोर्स लगाया है दैट इज माइनस KQ बाय एक्स को। अभी लिखने का मैं टाइम दूंगा आपको, अभी समझ लो, कोई स्टेप समझ नहीं पाओगे ना तो मुश्किल है, लिखा हुआ तो वैसे भी बुक में है सारा, समझ लीजिए। तो एक एजेंट है जो इस चार्ज को इंफिनिटी से शुरू करता है और धीरे 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 करके पास ला रहा है। अभी इनका डिस्टेंस x रहेगा, अभी और आगे लाएगा, ऐसा नहीं कि बस यहीं तक, और आगे लाएगा, और आगे लाएगा, और फाइनली उसको एक पॉइंट पर लाकर रख।
ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल। और फाइनल पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस, देखो आपको सारे डिस्टेंसेस समझ में आने चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये r है, ध्यान से देखिए, मैंने फिगर में आपको कुछ डिस्टेंसेस शो करने हैं। इनिशियल पॉइंट जहां से हम लाना शुरू कर रहे हैं वो कितना दूर था सोर्स चार्ज से, जहां से लाना शुरू कर रहे थे, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी। और यहां से स्टार्ट करना, इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्ट करना, और चले उसको लेते हुए आए हैं, लेते हुए आए, और यहां लाके हमने उसको रख दिया, ये फाइनल यानी एंडिंग। तो कोई कहता है ये क्या है, ये मैंने रास्ते का कोई एक रैंडमली पॉइंट शो करा है, अभी ये रास्ते में है, आप कह सकते हैं ऑन द वे है, रास्ते में है, अभी आ रहा है, यहां से शुरू करा था, यहां तक जाना है, तो ये रास्ते का पॉइंट है। और रास्ते वाला पॉइंट जो है इसका मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूं x। x इज अ वेरिएबल, बेसिकली कोई पूछता है x क्या है, तो x इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q, और x जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल है इसका मतलब x की वैल्यू बदल रही है। इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, इंफिनिटी। इनिशियली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो इंफिनिटी था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो धीरे धीरे कम हो रहा है डिस्टेंस, x और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, और फाइनली ये डिस्टेंस किसके बराबर रह गया, r के बराबर। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं x, एंड x इज अ वेरिएबल। कोई कहता है वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस धीरे 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 देखिए कम हो रहा है, तो x इसीलिए हम कह रहे हैं x इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो, ठीक है ना। तो मैंने रास्ते में x वैल्यू शो करी, अब और कम हो जाएगी जब चार्ज और आगे आएगा, x और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, और फाइनली इनके बीच का डिस्टेंस r के बराबर। तो एक एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को वहां से यहां लाके रखेगा, ठीक है ना, पूरा समझ लेना, लिखने का टाइम दूंगा। अब इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट जो है वो कुछ वर्क करे, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें पता है कि अगर हम वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ जाए, तो एजेंट के वर्क करने से इन चार्जेस में एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी कितनी आएगी, जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आ जाएगी, और उस एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशन में जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगर मैं किसी चीज को उठा रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, मैंने यहां रखा, अब उस मार्कर में एनर्जी आ गई mgh, आप बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि आपने वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। स्प्रिंग में आप बोलते थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने इलास्टिक यानी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एजेंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू को पास आने नहीं देना चाह रहा, वो तो उल्टा इसको रिपेल कर रहा है, रेड वाला फोर्स देखो, ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल कर रहा है, और फिर भी एजेंट उल्टा फोर्स लगा के उसको लेकर आ रहा है। तो एजेंट ने कुछ एफर्ट करा है, और वो एफर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, और उसी एफर्ट करने से हमारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कि जब भी हम किसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आए, तो हम फाइंड आउट करेंगे वर्क कितना करा, और ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है। वर्क डन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कैलकुलस वाला, एफ dx। तो चलो आप लोग पहले तो मेरे को ये बताओ, फिगर बनाने का लिखने का सबका टाइम मिलेगा, बस मेरे को एक चीज बताओ, मैं कैलकुलस का फॉर्मूला क्यों लगा, मेरे को आदमी का वर्क डन निकालना है, कितना आदमी ने वर्क करा। क्योंकि x सर मैं वेरिएबल बताऊं है। भी सर क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स। वर्क डन का एक बेसिक 9th क्लास का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ये सिर्फ तब लगता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो, पर हमारे क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट नहीं, तो वो नहीं लगता। कोई कहते हैं क्यों नहीं था, देखिए लिखा हुआ फोर्स के फॉर्मूले में एक्स आ रहा है, और एक्स कांस्टेंट थोड़ी ना, एक्स तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो तो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्स इनिशियली कितना था, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इनिशियली, सर इन्फिनिटी। फिर कम होते 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 और फाइनली कितना रह गया। सर आर। आर एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू घट रही है तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। वेरिएबल फोर्स है, इस बात को लिखिए, ये सब पिछले साल बताया गया था, कोई बात नहीं फिर से बता रहे हैं। वेरिएबल फोर्स है इसलिए इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल रहे हैं, और नीचे लिमिट लिखेंगे x इज इक्वल टू, शुरू हमने करा था इंफिनिटी से और खत्म हमने करा है r, x। ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स जो होगा ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, क्योंकि हम वर्क डन भी एक्सटर्नल एजेंट का निकाल रहे हैं ना। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो ये वाला फोर्स पुट कर देते हैं क्यू क्यू पे। आपको सोर्स चार्ज का वर्क डन थोड़ी ना निकालना है, आपको अपने आदमी का वर्क डन निकालना है। तो फोर्स वो वाला पुट करो ना जो आदमी ने लगाया है। आदमी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा, तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का पुट, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको हिंट दे दिया, 4-5 स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन के, इसको जरा करिए और फाइंड आउट करिए कि वर्क कितना आता है, ठीक है ना। जल्दी कोई नहीं है, टेक 5-7 मिनट्स, पर अपने आप करना। इसको बनाइए, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, समझ में आ गई है तो इसको करना स्टार्ट। सर हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो टेस्ट चार्ज होता है सर उसका कोई इफेक्ट कम इफेक्ट होता है सर, वो प्लस क्यू के उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर, जब अगर हम इसको लेके आ रहे हैं तो सर उस पर मतलब वो लाने नहीं देगा सर, क्योंकि कैपिटल क्यू तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा है ना स्मॉल क्यू से। आदमी फोर्स लगा रहा है ना, वो आने नहीं देता अपने आप, थोड़ा ना ये अपने आप उड़ के थोड़ा ना आ रहा है, स्मॉल क्यू अपने आप उड़ के थोड़ा ना आ रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज रिपेल कर रहा है, पर उसको कौन लेकर आ रहा है, एफर्ट किसने करा है, एक्सटर्नल एजेंट ने करा है ना। ये थोड़ा ना कि चार्ज अपने आप उड़ के आ गया, एक्सटर्नल एजेंट ने एफर्ट करा है। टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं आया, ये उसको रोक रहा है, ये उसको रिपेल करता, पास आने नहीं देगा। तुमने कभी ट्राई कराओ, मैग्नेट ले लो दो, नॉर्थ नॉर्थ पोल, नॉर्थ के नॉर्थ आप पास लाना चाहोगे, नहीं ला पाओगे, मुश्किल हो गया, वो फट से रिपेल हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे रिपेल हो रहा होगा ना, क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, और आदमी एफर्ट कर रहा है, एफर्ट करके इसको लेकर आ रहा है। तो मैं वही निकालना चाह रहा हूँ कि आदमी ने कितना वर्क। ओके सर। सर आपने ये भी एज्यूम किया है कि सर दो टेस्ट चार्जेस पर उसकी एक्सेलरेशन 0 है। अभी तो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, करिए 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, तो करिए, हाँ करो। एक्सेलरेशन की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी अभी, तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, अभी जो बताया उसमें देखो ना, कोई डाउट। सर मैं बताऊं आंसर क्या आएगा? नहीं आंसर नहीं पूछा मैंने डाउट, पहले कोई डाउट है इसमें तो वो बताइए। इसको सर आराम, हाँ बोलो। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल करके दूर भेजना चाह रहा है, एजेंट उसको पास लाना चाह रहा है, इसलिए माइनस लगाया। ओके सर। सर आंसर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। हाँ भेज दीजिए, हाँ आप लोगों के पास अभी टाइम है, 5 मिनट है अभी, कोई जल्दी नहीं है। सब लोग इसको बनाइए, पहले करना शुरू करो, देखेंगे डाउट, देखेंगे जो भी होगा, बनाओ। बहुत ही कम बच्चों ने आंसर सेंड करा अभी तक, कोई डाउट है तो इसमें पूछिए ना प्लीज। देखने में लग रहा है बहुत मुश्किल सा क्या फिगर बना दी है, पर ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कहता है कि जब आप वर्क करोगे किसी चीज के अगेंस्ट, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए इससे पहले, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करा, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करने से ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ जाती है,
करके देखते हैं, चलिए इसको कंटिन्यू। फोर्स को पुट करते हैं, एजेंट का फोर्स माइनस के क्यू क्यू बाई स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। माइनस के क्यू क्यू कॉमन ले लो, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन साइन के कांस्टेंट, तो माइनस के क्यू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² को आप लिख सकते हो x की पावर -2 dx, लिमिट इंफिनिटी से r। देखो अभी इंटीग्रेशन नहीं करा है, 1/x² को x की पावर -2 लिखा। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। यू मस्ट बी नोइंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n बन जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+, पावर 1 से बढ़ जाती है, जो भी पावर होती है n वो n+1 हो जाता है। तो यहाँ पावर -2 है, -2 में एक ऐड करो, -2 + 1 करो, तो वर्क डन आ जाएगा के क्यू क्यू, वो तो था ही बाहर। x की पावर -2 को जब आपने इंटीग्रेट करा तो वो हो गया x की पावर -1 डिवाइडेड बाय माइनस। कोई कहता -1 कैसे हुआ, तो पावर में आपने 1 ऐड कर, -2 की जगह -1 हो गया, और उसी पावर से आपने डिवाइड भी कर, ठीक है ना। तो लिमिट्स हो गई इंफिनिटी से r। जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर चुके होते हैं उसके बाद आप dx नहीं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो चुका है यहाँ। ये -1 से माइनस कट जाएगा, दिस बिकम्स के क्यू क्यू, x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, लिमिट इंफिनिटी से r। अब कैसे पुट करते हैं लिमिट्स, 1/x को अपर लिमिट माइनस लोअर। 1/x को 2 बार लिखेंगे, हाँ 1/x जो था उसको 2 बार लिखते हैं, 1/x 1, बीच में लगाते हैं माइनस, पहले वाले x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, यानी x की जगह r, और दूसरे वाले x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट, यानी तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो 1/∞ को हटा दीजिए, 1/∞ हो गया 0। तो क्या बचा हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला आया वर्क डन का के क्यू क्यू बाई r। इतना, ये क्या चीज आई, कोई पूछता है ये सब क्या हमने करा, हमने अपने आदमी ने कितना एफर्ट करा वो निकाला। आदमी ने एफर्ट करा के क्यू क्यू, चार्ज को धक्का देके लेके जाने में इस आदमी ने एफर्ट करा, तो हमने ये जो फाइंड आउट करा है, दिस इज द वर्क डन बाय द मैन। और कोई कहता है क्यों हम उसका वर्क क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि एजेंट जितना काम करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही एनर्जी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 100 जूल का काम करा और ऑब्जेक्ट में 200 जूल की एनर्जी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, जितना आप काम करोगे उतना ही तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसने वर्क करा के क्यू क्यू बाई आर, तो उससे क्या हुआ, हमारे चार्जेस में जो एनर्जी आई वो भी के क्यू क्यू बाई आर ही होगी, के क्यू क्यू। सर ये डिराइव क्यों करी है, ये तो हमें पहले ही पता था। क्या कैसे, ये तुम्हें कैसे पता था पहले से फॉर्मूला, ये कहाँ पता था? सर जितना वर्क किया उतना ही होएगा। हाँ तो वर्क कितना किया है ये थोड़ा डिराइव करा है हमने, हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता करना था, आपको पता करना था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो। हाँ मुझे कॉन्सेप्ट पता था पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना वर्क करेंगे, तो मैंने वर्क निकाल लिया, और जितना sir. जितना वर्क करा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही आई। तो हमें करना क्या था, हेडिंग क्या था हमारा, देखो हेडिंग था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। क्या तुम्हें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता था पहले से? नहीं पता था। नहीं सर। पर हमें ये पता था कि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना वर्क करा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही आती है जितना वर्क करा। तो मैंने वर्क डन डिराइव करा,
और जितना वर्क करा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ग्रेविटेशन में होता था mgh, स्प्रिंग में होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अब आप एक नए टाइप की एनर्जी पढ़ रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज द एनर्जी जो चार्जेस में होती है, और इसका फॉर्मूला है k/q⁴/r। लिख लीजिए। सर सर मुझे फोर्थ स्टेप से समझ नहीं आया सर, फोर्थ वाला स्टेप x⁻⁻1 सर वो एक बार समझा दीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n will give us x⁻n+1/n+1। तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन था x⁻⁻2 का, पावर थी -2, तुम्हें जो इंटीग्रेट करना था वो थी x⁻⁻2। तो फॉर्मूला लगा दो, पावर को 1 से बढ़ा दो, -2 में 1 ऐड कर दो। कितना आएगा -2 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ? सर -1 सर समझ आ गया सर। -1 और उसी पावर से डिवाइड भी कर दो, तो x⁻⁻1/-1। ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा। सर ये जो एफ एक्सटर्नल, तो सर वो जो टेस्ट चार्ज रखा था उसके मतलब उसको अपोज कर दी थी सर। ये जो ई इलेक्ट्रिक वाला क्या है ये वाला? फोर्स चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था, और ये एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, सोर्स चार्ज उसको आने से रोक रहा था, रिपेल कर रहा था, एजेंट उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के उसको लेकर आ रहा था पास। दोनों कुछ फोर्स। सर सर यहाँ दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है सर। व्हाई यू आर वरीड अबाउट एक्सेलरेशन, ये बताइए। एक्सेलरेशन से हमें क्या लेना देना? हमें एक्सेलरेशन करानी ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा देंगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मेरे को काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी ही नहीं है। हमें जो वर्क करना है, वर्क करने से मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी लाना चाह रहा हूं। अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो आई डोंट वांट कि ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आए, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाना चाह रहा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन करता है, पर मुझे सिर्फ सर तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बताएंगे ना, पहले ये तो समझो ना, डेफिनेशन तो आएगी, पहले पहले समझो तो सही फॉर्मूला क्या है। डेफिनेशन में सब आ जाएगी, पहले ये तो समझो कि हमने जो करा है उसमें डिराइव कैसे। एक्सेलरेशन हम नहीं कराना चाहते। एक्सेलरेशन हम क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि अगर आप उसको एक्सेलरेशन कराओगे तो एक्सेलरेट कराने से, एक्सेलरेशन का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ रही, स्पीड बढ़ रही है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी है, मैं ये चाह रहा हूं कि एजेंट ने जो भी एफर्ट करा वो सारा का सारा एफर्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन कराने में, इसीलिए हम एक्सेलरेशन नहीं करा। कहीं आप डेफिनेशन में या कहीं पे लिखा देखें कि ऑब्जेक्ट को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करा रहे हैं, वो विदाउट एक्सेलरेशन इसीलिए मूव करा रहे हैं क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन करा देते, स्पीड बढ़ जाती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, तो उस केस में प्रॉब्लम होती, एजेंट का कुछ एफर्ट काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला जाता। और अभी ऐसी कोई चिंता नहीं है, एजेंट ने जो वर्क करा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में ही गया है। सर मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो रहा है, सॉरी, ये इक्विलिब्रियम में हो रहा है। हाँ दोनों फोर्सेस तभी तो हमने इक्वल एंड ऑपोजिट लिए हैं। एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा। ओके सर। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कुछ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी, कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ इस चार्ज की। ये जो फॉर्मूला आया है इसके साथ लिख लीजिए, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर। ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी यानी इन दोनों की मिलाकर। जब एजेंट ने वर्क करा, एजेंट उसको धक्का देकर लाया, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एनर्जी आई, एनर्जी दोनों के अंदर आई। ये कोई पूछता है ये जो एनर्जी आई, फॉर्मूला आया, ये किसकी एनर्जी है, छोटे क्यू की बड़े क्यू? ये दोनों की मिलाकर। कोई कहता है दोनों की मिलाकर कैसे हो सकती है?
क्योंकि देखिए फोर्स तो सोर्स चार्ज इस पे लगा रहा है, ये भी तो सोर्स चार्ज पे लगा रहा होगा। ये थोड़ा होता है कि एक जना दूसरे पे लगाता है। फोर्सेस तो जितना फोर्स ये उस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे भी लगा रहा है, तो फोर्सेस तो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी सिर्फ इसकी है, ये एनर्जी इस पेयर की, इन दोनों की मिलाकर। तो अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना। ये 11th में भी मैंने पेयर वाली बात आपको बताई थी, एक वैसा ही ट्रिक क्वेश्चन भी करते हैं। कोई और डाउट डेरिवेशन में किसी को? नो सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो, पेयर का मतलब क्या है वो उससे समझा दो। और इसके साथ एक चीज और लिख लीजिए जो मैंने बताया था, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम्हें वेक्टर वेक्टर की कोई चिंता नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट है जूल। तो कभी भी क्वेश्चन में 2-3 पोटेंशियल एनर्जीज ऐड करनी हो तो डायरेक्शन देखने की कोई चिंता नहीं, डायरेक्टली ऐड कर। चलो करो जरा। एक ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स पे क्यू 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 चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आर इसकी साइड। जरा जल्दी से करो और मेरे को बताओ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, इन तीनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर कितनी आएगी? सिस्टम का मतलब होता है तीनों की एनर्जी मिलाकर। तो पेयर बना के करिए। अभी मैंने बताया ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, पेयर बनाइए। ये ऐसे नहीं कि इसकी अलग से निकालो, इसकी अलग से निकालो, इसकी अलग से, लॉजिक ये नहीं। पहले पेयर बना, इनको नाम दे ए बी। पोटेंशियल एनर्जी निकालो पहले ए बी की, ए बी पेयर, ठीक है ना? कितनी होगी? फिर बी और सी पेयर, फिर सी और ए। तो ए बी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर। इस पेयर की होगी के क्यू क्यू बाई आर। कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ बच्चे मेरे को फॉर्मूला बोल रहे हैं के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो देखिए, फोर्स नहीं है ये, फोर्स के फॉर्मूले में के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर होता था। ये पोटेंशियल एनर्जी है, अलग चीज है। और ये भी के क्यू क्यू बाई आर, कोई वेक्टर तो है नहीं। मैंने जैसा आपको आज इंट्रोडक्शन में बताया, पोटेंशियल एनर्जी हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल आंसर आ जाएगा 3 के क्यू क्यू। ठीक है ना? अच्छा चलो जल्दी से, अब ट्रिक क्वेश्चन 11th में भी था ये क्वेश्चन। स्क्वायर है, चारों कॉर्नर्स पे क्यू है, जरा जल्दी से करिए। आर इसकी साइड है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी? कोई बच्चा मेरे को अनम्यूट करके जल्दी से आंसर बताए। देवरिया कुंडू। हाँ बताओ। सर 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर। जल्दी का मतलब ये नहीं गलत करो, इट इज नॉट अ रेस। अगर गलत है तो कोई फायदा नहीं हो रहा जल्दी करने का। कोई और जना? कितने पेयर बन रहे हैं? अच्छा ये नंबर बता दो, हाउ मेनी पेयर्स? 6 6 पेयर बन रहे हैं। 4 कॉर्नर पेयर्स हैं, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल पेयर। पोटेंशियल ये दोनों भी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई कहता है डायगोनल वाले क्यों ले, क्या ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करते? करते हैं, तो इनके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पेयर की हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर, इसकी हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर, इसकी हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर, इसकी हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर। अच्छा डायगोनल वाले की कोई बताएगा? ए सी पेयर की, ए और सी के पेयर की कितनी होगी?
सर के क्यू क्यू अपॉन By में R रूट square. 2 आर। 2 hours. KQQ by √2R, डायगोनल लेंथ √2R है, और BD की भी इतनी होगी KQQ by √2R, क्योंकि वो भी तो डायगोनल लेंथ √2R है। तो टोटल, अब देखो स्केलर क्वांटिटी है, बहुत आसान है, डायरेक्टली ऐड कर 4 times of KQQ by R plus 2 times of KQQ by √2R. This is the answer. तो पेयर का मतलब, ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने पेयर, ये समझिए, इस फिगर में जितने पॉसिबल पेयर्स कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए इस फॉर्मूले से और उनको डायरेक्टली ऐड कर सर 2 मिनट। कर लो, जरा आराम से कर लो, ये तो पहले भी कराया हुआ है तुम्हें पिछले साल। सर बताओ। सर जैसे आपने 4k क्यू क्यू लिखा है तो इसको हम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ लिख दो, वो एक ही बात है, Q इंटू क्यू तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर। लिख दो, अगर सेम है तो कर देना, हाँ सेम है Q स्क्वायर कर देना। तो पोटेंशियल एनर्जी पे आप पेयर का कॉन्सेप्ट समझिए कि आज हमने डेरिवेशन करी और इस पे क्वेश्चन करें। आपने क्या करना है, पेज 34 से रीड करिएगा और पेज 36 पे एक एग्जांपल है वो जरूर ट्राई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये काम नोट कर लो, कर लेना अभी क्लास के बाद। अच्छा अब देखो, सर वो क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में करना है? वो क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज करना है, जो बीच बीच में क्वेश्चन बताते हैं ना, वो आप बस अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही कर लिया। होमवर्क कॉपी में ओके सर। सिर्फ चैप्टर के एंड के सॉल्व एग्जांपल्स और एंड की असाइनमेंट करनी। चैप्टर के बीच के में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो होमवर्क में नहीं करने। तो अब देखिए, समराइज करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने दो चीजें पढ़ी, फोर्स KQ by R स्क्वायर जो वेक्टर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड KQ by R स्क्वायर पॉइंट चार्ज का जो वेक्टर ही दिक्कत कर रहा था। इसीलिए हमने फिर नया तरीका निकाला, ये वेक्टर का तरीका था। चैप्टर 2 में स्केलर का तरीका पढ़ रहे हैं। तो पहली टर्म पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फॉर्मूला KQQ by R, वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ, स्केलर क्वांटिटी है, सॉल्व करना बहुत आसान। अच्छा एक टर्म और पढ़ेंगे, पोटेंशियल, इसका सिंबल होगा, दिस आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। नए पेज पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसकी डेरिवेशन आप अपने आप करके आज आधे घंटे के अंदर मुझे सेंड करें। तो नए पेज पे हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो पढ़ाया वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एनर्जी वर्ड नहीं है, सिर्फ वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल, फर्क समझो इन दोनों। इसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी, अब जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियल। तो जैसे दो टर्म्स पढ़ी थी चैप्टर 1 में जो वेक्टर थी, ऐसी दो टर्म्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जो स्केलर। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं, और अगर आपने आज ध्यान से सुना होगा, ये वाली डेरिवेशन आपने सही से सुनी होगी, तो ये वाली भी बिल्कुल सिमिलर है। तो हेडिंग डालो, नए पेज पे डालो, और टॉप ऑफ द पेज पे अपना नाम कैपिटल में और अपना बैच लिखो। इस पेज की फोटो आपने अभी सेंड कर दी है क्लास के बाद, तो डू इट ऑन अ न्यू पेज, कॉपी में ही लिखिए, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge from infinity to distance r against the electrostatic force, ब्रैकेट में लिख लीजिए विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई आपको,
डेफिनेशन किस चीज की बताई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी डेरिवेशन आपने खुद करनी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, एक पेज पे इसको करके आपने मुझे विद इन हाफ एन आवर सेंड करना है। अभी साथ साथ ही कर लेना, ब्रेक भी मत। कोई कहता है हम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं होता क्या है पोटेंशियल। थोड़ा सा दिमाग लगा, डेफिनेशन को एक बार पढ़ो। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी तुम्हें वर्क डन डिराइव कर। किस चीज में वर्क हो रहा है? एक्सटर्नल एजेंट एक वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी आपके पास एक सोर्स चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा है, एक एजेंट उसको धक्का देके आर डिस्टेंस पे ले आता है, जो कि पहले इंफिनिटी था उससे आर पे ले आता है। इस प्रोसेस में एजेंट ने जो वर्क करा वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो वर्क निकाल लो एजेंट का, उसी वर्क को बोल दो पोटेंशियल। कोई कहते तो सेम ही है, अभी अभी यही तो करा था, इसमें फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? एक वर्ड का फर्क है सर, यूनिट चार्ज है बस। यूनिट चार्ज। अभी जो आपने करा था उसमें आप बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी, और आप क्यू चार्ज को लेकर आते तो आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते। अब मैंने बस एक चीज बदल दी, क्यू चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अब वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल। तो दिस इज योर होमवर्क। कोशिश करिए बुक से ना देखें। अभी जो डेरिवेशन कराई थी उसमें बस एक स्टेप में फर्क आएगा, जहां जहां छोटा क्यू आता था वहां वहां +1 आएगा। वर्क डन निकाल लो और लिख देना कि वर्क डन को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो विद इन हाफ एन आवर प्लीज होमवर्क नंबर पे इसको सेंड कर। सर आपने डेफिनेशन के लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा है? विदाउट एक्सेलरेशन। ओके मैंने अभी सर। बताया था थोड़ी देर पहले कि हम इसकी स्पीड बढ़ाना नहीं चाहते। स्पीड बढ़ाने से प्रॉब्लम होती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी, इसलिए हम उसकी स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो विद कांस्टेंट स्पीड, या ये भी लिख सकते हो विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो इसको करके प्लीज सेंड करिए, और डोंट वरी अगर आपके चैप्टर 1 की असाइनमेंट के डाउट्स रह गए हैं, उसके लिए वी विल गिव यू टाइम। ठीक है ना? थ्योरी में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। असाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, हो सकता है कुछ डाउट्स हो। ठीक है ना? तो डोंट गेट असाइनमेंट का कुछ डाउट्स है सर, क्लियर करवाना। असाइनमेंट पूरी ना कर पाओ तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, जितना कर पाए हो ठीक है। बाकी मैं थोड़े टाइम में आपको चैप्टर 1 के लिए डाउट टाइम दे दूँ। ठीक है? थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी, थ्योरी समझ में आई है जो आज कराया था। उसमें अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप लोग लॉग ऑफ करिए। हाफ एन आवर के अंदर इस काम को होमवर्क नंबर पे सेंड कर। ठीक है? जिनको डाउट पूछना है वो अभी स्टे बैक करने, वो स्टे बैक करके अपना डाउट पूछ सकते हैं आज।